अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो बिना वक्त ज़ाहिर किए हम शुरू करना चाहेंगे कहानी वो इश्क बेज़ुबान पार्ट 77 सीधा स्टोरी से शुरू करता है। मिसेस वर्धन अब भी उन सारी चीज़ों को हाथ में थामे हुई बैठी थी, नज़र बस उस फ़ोटो एल्बम में और सरकते हुई उनकी वो आंसू की बूंद। पहले दो थे, अब धीरे धीरे उस कांच के ऊपर गिर रहे थे। राधिका के पापा जो सामने खड़े तो थे सर झुकाए, लेकिन एक क्षण के लिए वो अपनी वाइफ को देखते हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता उनके करीब आते हैं। वो आते हुए बोलते हैं, अब क्या करना है? रुकना है कि निकलना है यहाँ से? मिसेस वर्धन जो अपनी नज़रों को, जिससे लगातार आंसू बहे जा रहे थे, थोड़ी सी ऊपर की ओर करती है। शायद गले में कुछ अटक सी गई थी, जो कुछ अल्फाज उनके वहाँ से आ नहीं रहे थे, लेकिन शायद उनका इस तरह से देखना ही राधिका के पापा के लिए काफ़ी थे। वो थोड़े और पास आते हुए बिल्कुल वैसे ही बस उनकी सर को अपनी ओर करते हुए अच्छे से हक कर लेते हैं। राधिका की मम्मी भी उन्हें हक बैक करती है, वैसे ही चेयर पे बैठी हुई। मैं सचमुच ये सब नहीं जानती थी। मुझे इस सब की कोई खबर थी ही नहीं। मुझे पता ही नहीं कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई, और इस गलती का कोई भी सुधार नहीं है। मैं पछतावा भी करूँ तो कैसे? मैं गलती को ठीक भी नहीं कर सकती। मैं उसकी पापा को उसे वापस नहीं कर सकती जो मेरी वजह से। शांत हो जाओ। सपना, बीते हुए दिनों को हम वापस नहीं कर सकते हैं, या हमारे पास कोई ऐसे चीज़ें भी नहीं है कि हम वापस जाके वो सारी चीज़ ठीक कर सकते हैं। नहीं, ये पावर हमें नहीं दिए गए हैं। लेकिन हाँ, हम हमारे आज और कल बदल सकते हैं। हम चाहकर भी माया को वो सारी चीज़ वापस लौटा नहीं सकते हैं जो वो खो चुकी है। ना हम उसे उसकी दादी वापस कर सकते हैं और ना ही उसकी पापा को। ये हमारे हाथ में है ही नहीं। लेकिन हम प्यार तो दे सकते हैं ना। तुमने एक बात नोट की? शुरू से लेकर अब तक हम जितनी बार मिले, वो कभी तुमसे बदतमीज़ी से बात करी नहीं। हाँ, वो अपनी एटीट्यूड में ज़रूर बात करी, लेकिन कभी तुमसे बदतमीज़ी से बात नहीं करी। और शायद मुझे आज वो सारी चीज़ें समझ आ रहा है कि वो आखिर क्यों हर वक्त तुम्हारे सामने शांत रहा करती थी। यहाँ देखो, तुम्हारी खुद की बेटी सरेआम तुमसे किस तरह से बात करी थी, लेकिन उसने एक लफ्ज़ तक नहीं कहा तुम्हें। और अब मुझे समझ आ रहा है कि आखिर वो क्या वजह थी। उसने एक बात ये भी कही कि वो तुम्हारी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है, इसलिए नहीं कि तुम राधिका की माँ हो, इसलिए कि तुम आखिर में सपना बंसल हो। वो सपना बंसल जो वर्षों पहले उसकी ड्रीमी आंटी रहा करती थी, आज भी है शायद, खुद को छुपा के रखी है। थोड़ी देर बाद राधिका के पापा अपनी घुटनों पर लाते हैं, उनकी दोनों हाथ को थामते हैं। मैंने तुमसे प्यार यूँ नहीं किया था। ये जो एरोगेंट, ये ईगो, गुस्सा, ज़िद, ये सारी चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद भी एक और सपना है जो दूसरों के लिए सोचती है, जो बेशुमार अपनी बेटी से प्यार करती है, हद से ज़्यादा, कुछ भी कर सकती है, दुनिया से लड़ सकती है, जो बस एक बात के लिए घर छोड़कर मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो चुकी थी, जो बस अपनी पिता के एक बात पर एक ही कपड़े में मेरी हाथ पकड़ के घर छोड़ दी थी, जो अपनी माँ से झगड़ने के बाद भी पूरी रात बस रोती गई,
जो हर बार अपनी बेटी से झगड़ने के बाद भी कमरे में आके एक बूंद आंसू बहा ही जाती है, जो हर बार अपनी अल्फाजों से तीखे शब्द की वार तो करती है, लेकिन अंदर ही अंदर दिल भी रोती है। मैंने उस सपना से प्यार किया था, आज भी करता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि वो सपना वो कहीं गया नहीं है, वो आज भी तुम में है। शायद बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं कि तुम्हें ये दिखावा करने पड़ते हैं, थोड़ा एरोगेंस, इगोस्टिक, जिद, गुस्सा, ये सारी चीज़ कहीं ना कहीं ज़रूरी भी है। इतने साल बाद पता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारी बातों के अनुसार अगर चलता तो दर बदर शायद नहीं भटकता, लेकिन क्या करूं, मेरा ज़मीर मुझे उस बात के लिए कभी हामी नहीं भरता है। इसीलिए ना लोग बहुत आसानी से बस धोखा दे देते हैं, फिर चाहे वो बिज़नेस में हो या फैमिली की कोई भी चीज़ों से। ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। और तुमने कितनी बार समझाए थे मुझे, याद है ना, कि थोड़ा बहुत स्मार्ट बनिए, सख्त होइए। ये दुनिया बड़े जालिम है। यहाँ जो शरीफ होते हैं, जो थोड़े से नासमझ होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, उन लोगों को दबाए जाते हैं ज़्यादातर। कमज़ोर लोगों पर वार ज़्यादा होते हैं। समझाए थे ना, तो मैं समझता हूँ तुम्हें, पर मैं कैसे, मैं मुझसे गलती हो गई। हाँ, पता है तुमसे गलती हुई है, और गलती को अब वापस जाके मिटा नहीं सकते हम। जो चीज़ हो गया हम वो ठीक नहीं कर सकते, बस हाँ, अब हमारी बर्ताव हम बदल सकते हैं। माया बहुत अच्छी लड़की है। हाँ, तुम्हारी बातों में कुछ हद तक मैं भी सोचने लगा था, क्योंकि जब बात बेटी के ऊपर आता है ना, तो समझने की क्षमता ख़त्म हो जाती है, क्या सही क्या गलत। तो कहीं ना कहीं तुम्हारी बातों से मुझ पर भी असर हुआ था, लेकिन फिर भी जिस दिन माया ने गोली ली ना अपने ऊपर, हमारी बेटी के लिए और तुम्हारे लिए, उस दिन मेरी सोच समझ सब कुछ मानो कि बस एक ही चीज़ चीख चीख के ये कह रहे हो कि माया बस हमारी बेटी से बेइंतहा मोहब्बत करती है, जैसे कि मैं तुम्हें करता हूँ, मरते दम तक करते रहूँगा। तो जब मैं इतना प्यार करता हूँ, तो मैं एक प्यार करने वाला दूसरा प्यार करने वाले को कैसे नहीं समझ पाऊँगा। अब मुझे उसकी आंखों में बस अपनी बेटी के लिए प्यार ही दिखता है, और तुम अपनी बेटी की फिक्र में वो प्यार नहीं समझ ही नहीं पाए। लेकिन तुम इसमें गलत नहीं हो, तुम तुम्हारी जगह बिल्कुल सही हो। बस हालात और चीज़ें तुम्हारे पास, तुम्हारे सामने ऐसे थे कि तुम शायद उन सारी चीज़ों को देख तय नहीं कर पाए। अगर तुम उस वक्त अपनी दिल की बात सुन लेते तो शायद आज थोड़े बहुत डिफरेंट हालात होते हमारे। वो शांत थे, तब भी उनके आंखों से आंसू बह रहे थे। बड़े प्यार से राधिका के पापा उनके आंसू को पोंछते, अब बस करो, रोने से सब चीज़ के हल नहीं आते हैं। आप मुझसे नफ़रत नहीं करते हैं? पागल हो क्या? इतना प्यार करता हूँ, नफ़रत की जगह होने भी चाहिए ना। मेरे दिल में बस तुम्हारे लिए प्यार ही प्यार है सपना, जहाँ नफ़रत कभी नहीं होगा। चलो हम निकलते हैं। वो उनको खड़े करते हैं, हाथ थामते हुए। ये लोग जा ही रही थी, लेकिन मिसेस वर्धन रुक जाती है। राधिका के पापा बोलते कि क्या हुआ, अगर हाथ से शुरुआत करें तो मैं बीते हुए कल को ठीक नहीं कर सकती, पर जो गलती हुई वो माफ़ी के लायक भी नहीं। पर क्या, देखो, तुम जो भी करना चाहती हो करो, उसमें गलत क्या है सही क्या है मुझे नहीं पता, मैं बस तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, अगर मुझे कुछ चीज़ गलत लगे मैं तुम्हें ज़रूर बताऊँगा कि ये गलत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं साथ छोड़ दूँगा, ये कभी मत सोचना। राधिका की मम्मी थोड़ी सी हंसती है और वो ऊपर की ओर जाने लगती है। राधिका के पापा भी पीछे पीछे आ रहे थे। यहाँ से अब
दूसरे पॉइंट पे जाते हैं जहाँ पर देविका कार ड्राइव कर रही थी। उसके बगल में जो है इकबाल बैठा था और पीछे अक्षु और ज़ारा। ज़ारा थोड़ी परेशान सी लग रही थी। अक्षु अक्षु शांत थी बस। एक अजीब ही सन्नाटा उस कार में छाए हुए थे। एक्चुअली जब देविका निकल रही थी तो ये सबको बोल दी थी कि मैं छोड़ देती हूँ, तो बस आसान हो जाते बाकियों के लिए। इकबाल जो है वो बहुत सारे बातचीत वगैरह कर रहा था देविका से। देविका की भी मूड बहुत ऑफ थी, लेकिन हाँ वो जवाब ज़रूर दे रही थी। इधर अक्षु सामने की ओर देख रही थी। तभी ज़ारा बोलती है, और तू मतलब इतनी सीरियस माहौल में वो चेयर लेके जाना, ये सारी क्या है ये सब? अरे अरे मैंने बस हेल्थ के बारे में सोची यार। बोली तो हूँ वो राधिका की माँ मेरी माँ यार, उस तरह कैसे सोची? देख वैसे माया मैम की वो स्माइल इतनी ख़तरनाक थी, मुझे कुछ हिंट मिली गई थी कि कुछ तो होने वाला है। तो झटके पे झटके लगेंगे, हो सकता है कि यार पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाए हो, तो गिर भी जाए, तो इसीलिए पहले से जाके चेयर दे के आई थी। इसमें क्या गलत की है? तभी देविका बोलती कि नहीं गलत कुछ नहीं है, तुम ठीक है, तुम्हारी चीज़ें अलग है, बट वहाँ सिचुएशन अलग थे। अरे छोड़िए आपकी सिचुएशन, मतलब कुछ भी ना, बट मुझे बहुत बुरी लगी ये सुनकर कि माया मैम के पापा उस एक्सीडेंट में मारे गए। आई मीन मारे नहीं गए, एक्सीडेंट में डेथ हो गए। हाँ एक ही बात है, नहीं एक बात नहीं है, पहले समझो। अरे आप मुझे इतना ज्ञान क्यों देने लगती है? मुझे पता है आप लॉयर है, इसका मतलब ये नहीं कि हर बात पे टोकेंगी आप। तभी देविका चुप हो जाती है। इधर इकबाल बोल पड़ते, आप छोड़िए इसको, इसकी बातें ऐसी है, ये कभी ऐसे माहौल में ऐसे सीरियस सिचुएशन क्रिएट कर देती है ना कि हम समझ नहीं पाते, और सीरियस माहौल में बस कभी कभार मस्ती, लेकिन अच्छी है। अक्षु बोलती कि क्या बात है। वैसे इकबाल जी आज ऐसे क्या अवसर देखिए आपको कि मेरी इतनी तारीफ़ करने लगे आप? लो कर लो बात। अब मैं कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तब भी तो खुश नहीं होगी क्या? नहीं नहीं, अच्छा किस बात की है? अरे छोड़ यार, मुझे तो तुझसे बात ही नहीं करना था। अब वो बस देविका से बात करने लगता है। इधर ज़ारा कुछ बोल रही थी अक्षु को, लेकिन पता नहीं अक्षु सामने की ओर क्या देख रही थी बार बार। तभी अक्षु एकदम से बोलती कि एक मिनट, वो कार रोकिए ज़रा। देविका बोलती व्हाट? आई सेड स्टॉप द कार। तभी देविका ब्रेक लगाती है। जैसी कार रुकती है अक्षु फटाक से निकलती है वहाँ से। ज़ारा भी बोल पड़ती कि कहाँ जा रही है तू? अरे एक मिनट। अब वो निकलते हुए सीधा सामने आती है। इकबाल जिस साइड पे बैठा हुआ था वहाँ के डोर ओपन करते हैं और इकबाल को बोलती कि पीछे जा ज़रा। पर क्यों? जा पीछे। पर बोल तो सही, क्यों? मैंने किया क्या है? कुछ नहीं किया, मुझे बस सामने की नज़ारा देखना है। वहाँ से नज़ारा नहीं देख पा रही थी मैं। आर यू सीरियस अक्षु? जा रहा है कि नहीं जा रहा है? इकबाल एकदम से उतरते हुए पीछे आके बैठ जाता है ज़ारा के साथ। ज़ारा बस घूरते हुए अक्षु को देख रही थी। अक्षु बैठती है, अब बोलती कि अब आगे बढ़े। देविका उसकी ओर बस एक टक देखने लगती है। अक्षु बोलती कि क्या? अरे मुझे यहाँ बैठनी थी क्योंकि मुझे व्यू देखनी थी। अब पीछे से बार बार क्या सर को इधर उधर घुमा के देखूं मैं? यहाँ से अच्छे व्यू दिखाई दे रहे तो। पर ऐसे किसी को उठा के पीछे भेजना। देखिए मैडम, आपका काम फ़िलहाल कार चलाना है और हमें अपने अपने घर पहुँचाने हैं, ये जिम्मेदारी आपने खुद उठाई है। तो तभी देविका कुछ नहीं बोलती, वो बस ड्राइविंग करने लगती है। ज़ारा तो पीछे से घूर घूर के देख रही थी, ऐसे मानो कि खा जाएगी। अक्षु थोड़ी देर के लिए पीछे की ओर देखते हुए बस बोलती कि आप वो मुझे व्यू देखनी थी, व्यू देखनी थी तुझे। मैं पहले घर जाती हूँ, जब तू घर जाएगी ज़रा कॉल कर लियो मुझे। क्यों? बात करनी है, कुछ इम्पॉर्टेंट है। अब ठीक है, जब घर जाऊँगी फ्री होंगी तो। नहीं, बस घर पहुँचते ही कॉल करनी है। अच्छा ठीक है। यहाँ पे अब कुछ हद तक आगे बढ़े जाते हैं। इधर माया जो अपनी दादी के कमरे में जा चुकी थी, वो दादी के कमरे में जाते हुए बस उनकी फ़ोटो के सामने खड़ी हुई थी, अपनी दोनों हाथों को फोल्ड करी हुई।
उसके पीछे पीछे तो राधिका भी गई थी ना। तो जैसे ही राधिका देखती है कि वो जाके खड़ी हुई है फ़ोटो के सामने, वो पीछे से उसे बहुत वार्म और टाइट हग करती है। माया अपनी दोनों हाथों को राधिका की हाथ के ऊपर रखती है। राधिका की आंखें थोड़े गहरे हो जाते हैं क्योंकि उसकी हाथ तब बहुत ज़्यादा तप रही थी। अब वो अचानक से माया को अपनी तरफ करती है। नहीं, माया की आंखों में आंसू नहीं थे, बस थोड़े से लाल थे। वो उसकी दोनों हाथों से उसकी फेस को थामती है। आपके शरीर तप रहे हैं बहुत। नहीं मिसेस मल्होत्रा, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, वो ये आंखें लाल है, तप रहे हैं शरीर, फीवर बहुत ज़्यादा है। मिसेस मल्होत्रा, मैं ठीक हूँ। मुझे नहीं समझ आ रही है कि मैं क्या बोलूँ। मेरे पास कोई चुप। और माया उसे अपनी बाहों में इतनी कस के गले लगा लेती है ना, हद से ज़्यादा कस के उसे वो गले लगा लेती है। बस मानो आप यही एक जीने का सहारा हो उसकी, सब कुछ हो। बस राधिका ही अब इकलौती उसकी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण है, सब कुछ उसकी। और उसी को वो अपनी पूरी तरह से आगोश में ले लेती है, बाहों की घेरे में। राधिका भी उसे उतनी ही कस के उसे हग करती है, जैसे कि वो कह रही हो उस हग में कि मैं हूँ, अब चाहे कुछ भी हो जाए पर मैं हूँ आपके लिए। धीमी सी आवाज़ में राधिका बोलती है, आई एम सॉरी फॉर एवरीथिंग। मुझे तुम्हें फील करनी है। पहली बार मुझे दर्द नहीं हो रही है। टू बी ऑनेस्ट, आई एम टेलिंग यू ट्रूथ। हाँ, थोड़े अजीब से लग रहे थे, इसीलिए ऊपर आ गई। पता नहीं, दिल थोड़ी सी ऐसा मानो कि भारी सा हो गया है। लेकिन जब तुम्हें हक करी तो सब कुछ दिमाग से निकाल गए। मिसेस मल्होत्रा, तुम मेरी मेंटल पीस हो, तुम्हारी आहट, सब कुछ। टू लीव आई नीड यू, आई नीड यू इन माई लाइफ, माई होल लाइफ। राधिका बस उसे हक करी हुई थी कि मैं हूँ, हमेशा रहूँगी। शांत हो जाइए। उसकी सर माया के सीने में थी। फिर पता नहीं, माया अचानक से जाती है और वो बेड पे बैठ जाती है। उसकी दादी की भी बेड थी। राधिका बोलती कि क्या क्या हुआ। आई डोंट थिंक कि मैं ठीक हूँ, पता नहीं थोड़ी सी अजीब से लग रहा है। सोनल को कॉल करो और कहो डॉक्टर से बात करें। ठीक है, मैं अभी करती हूँ। लिसन, डोंट बी पैनिक। ओके। वो फटाक से अपनी फ़ोन लेती है, सोनल को कॉल करती है। सोनल जो बस अभी ही घर पे एंटर करी थी। एंटर करते देखते हैं हॉल में कोई है ही नहीं, बस स्टाफ खड़े थे। वो इधर उधर देखने लगती कि सारे चले गए। तभी उसके मोबाइल पे कॉल आती है राधिका की। तो रिसीव करते बोलती कि जी मैम, सुनो वो डॉक्टर को कॉल करो, माया की तबीयत ठीक नहीं है, उसे बहुत तेज़ बुखार है सुबह से ही, और अब तो बहुत ज़्यादा सिरदर्द भी हो रही थी, दवाई लेने के बाद भी कम नहीं हो रही है। क्यों? मैम आप पैनिक मत होइए, मैं करती हूँ डॉक्टर को कॉल। सोनल कॉल डिस्कनेक्ट करते हुए डॉक्टर से बात करती है। माया जो राधिका को एक साइड से हक करी हुई थी, बेड पे बैठी हुई थी, राधिका उसकी चेहरे की ओर देखने लगती है। वो बेड से उठ के खड़ी होती है, माया के सामने आती है, माया को हक करती है। माया की सर राधिका के सीने में थी। तभी माया बोलती है कि मुझे थोड़ी सी सोनी है, हेडेक बहुत ज़्यादा हो रही है। मैं दवा दूँ? इट्स ओके राधिका, देखो इतनी पैनिक मत करो, आई एम टोटली फाइन। पर ऐसे कैसे 2 बार दवाई लेने के बाद भी बुखार कम नहीं हो रहे? हाँ, हो सकते हैं,
इट्स ओके, इट्स नॉट अ बिग डील, यू हैव टू रिलैक्स, ओके। पैनिक मत करनी है, मेरी हाथ को थामो बस, ठीक है। और माया वैसे ही उसके पैर बेड से लटक रहे थे और वो बस अपनी सर टिकाती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे एडजस्ट नहीं हो पा रही थी। तभी एकदम से माया बोल पड़ती है, राधिका। यहाँ आओ। राधिका बेड पे उठती है, उठ के बैठती है, माया उसकी गोद में सर रखती है और वो आहिस्ता आहिस्ता माया की सर को सहलाने लगती है। राधिका की आंखों से तो आंसू बह रहे थे, माया की आंखें बंद थी। प्लीज़ डोंट क्राई, तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती। तुम मत रो, आई एम टोटली फाइन। राधिका बस बोलती कि वहाँ पर राधिका की मम्मी पापा पहुँचते हैं। वो लोग दरवाजे से ये सीन देख रहे थे, राधिका किस तरह से रो रही थी, बस चीख नहीं पा रही थी। अपनी चीख को अपने अंदर ही रखती है ताकि माया को सुनाई ना दे, और बार बार एक हाथ से जल्द आंसू को जब भी वो सरकने लगती है वो पोंछ लेती है। और तभी अचानक राधिका के भी ध्यान जाती है दरवाजे पर। वो अपनी मम्मी और पापा दोनों को यहाँ देख के शॉक सी हो जाती है। वो कुछ बोलने लगेगी तभी उसके पापा इशारा कर देते हैं शांत रहने के लिए। उसके पापा के इशारे से राधिका कुछ तो समझ जाती कि शांत रहने के लिए कही है मतलब। तभी दरवाजे पे खड़ी मिसेस वर्धन की नज़र सीधा चमकते हुए उस पिक्चर पे जाती है जो इस कमरे की शान बढ़ाने के लिए काफ़ी थी। हाँ, वो सीधा देखती है मधुबाला जी की उस फोटो एल्बम को, बड़ी सी। जितनी तेज़ उनकी चेहरे की थी, ठीक उतनी ही ईमानदारी के वो चमक थे उनकी आँखों में। बस चमक नहीं, सच्चाई, ऑनेस्टी, सब कुछ थे उन आँखों में, जो शायद वो उस वक्त नहीं देख पाई थी जिस वक्त उन्हें देखने चाहिए थे। कहते हैं ना, गुस्सा इंसान को उस मुकाम पे लाके खड़े करते हैं जहाँ हकीकत और चिंता के जगत के फैसले को तय नहीं कर सकते कोई भी। कहते हैं ना, एंगर मेक पीपल हार्डेस्ट पर्सन। कभी कभार इसके लिए अच्छे होते हैं कुछ चीज़ों के लिए। अगर उसी गुस्से को अगर आप अपनी चीज़ों पे लगाओ, अपनी पैशन पे लगाओ कि हाँ मुझे वो करनी है, तो वो काम आ सकती है। लेकिन इसी एंगर को अगर यूज़ करोगे तो रिश्ते ख़राब होंगे, बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है अपने गुस्से को काबू करना। उसकी मम्मी वहाँ पे कुछ देर तक उन सारे पिक्चरों को देख रही थी। थोड़े थोड़े करके माया जो बड़ी होती है, उसकी दादी ने हर वो एक यादें संजोड़ के रखी है यहाँ पे। पता नहीं, बहुत सुकून सी मिल रही थी उनको। तभी मिसेस वर्धन पलटते हुए राधिका की ओर देखती है और उसके गोद में सर रखी हुई माया को। माया की स्किन इतनी वाइटिश थी कि उसकी बदन जो तप रही थी वो हल्के से रेडिश से आ चुके थे। देख के ही समझ आ रहा है कि शायद उसको बुखार से आ गई है। तभी वो धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। दूरियां वैसे ज़्यादा तो थी नहीं, 15-20 कदम की ही थी, लेकिन वो मंज़र भी शायद इतनी मुश्किल थी पार करना। एक एक कदम और एक एक कदम उनको वो हर एक पुरानी चीज़ों को याद दिला रहे थे। वो आते आते माया की साइड पे आती है, बैठ के थोड़े से करीब, धीमी सी आवाज़ में बोलती है, इतनी कि माया को सुनाई नहीं देती, इश्यू ओके। राधिका बस उसकी फॉरहेड को टच करते हुए बस इशारों में ही समझा देती कि उसे फीवर है। उसके बाद राधिका की मम्मी उसे उतर के आने के लिए कुछ इशारा करती है। राधिका बहुत शॉक थी, वो समझ नहीं पा रही थी। जैसी वो उतर रही थी तभी माया बोलती कि कहाँ जा रही हो? अब अभी आई, 1 मिनट। वो पिलो लेती है, उसकी सर को पिलो पर टिकाती है। माया की आंखें अब भी बंद थी। वो आती है, अपनी माँ की ओर देखती है, कुछ समझ नहीं पा रही थी क्या बोलेगी। उसके आंखों में आंसू भरे हुए थे।
गाल में आंसू की बूंद एक जगह पर मानो ठहर सी गई थी। उसकी मम्मी खुद की आंचल को पकड़ती हुई उसकी आंखों से आंसू को पोंछती है। पहले बड़े प्यार से उसकी फेस को पकड़ती है। वो जब माँ पैदा करते हैं ना एक बच्चे को, उसके बाद जब उसके सीने में दिए जाते हैं, वो एक बार पूरी चेहरे को सहलाती है। शायद वो मंजर याद कर ली हो उन्होंने, जैसे कि गुड़िए को अपनी दोनों हाथों को थामी है। वो करीब जाते हुए बारीकियों से उसकी दोनों आंखों में चूमती है वो। एंड इट वॉज रियली अनएक्सपेक्टेड फॉर राधिका। वो शॉक थी। फिर वो राधिका की माथे को चूमती है, उसे हक करती है। राधिका को चाह कर भी शायद वो ममता उसे मिसेस वर्धन कभी दे नहीं पाई। कुछ क्षण वैसी ही रहती है और उसके बाद राधिका पीछे होती है। फिर से उसकी आंखों में आंसू भर आती है। वो कुछ नहीं बोलती है, बस शांत थी। फिर से उसकी माँ उसकी आंखों से आंसू को पोंछती है और अब उसकी कान में कुछ कहती है। वो शौक थी। फिर धीमी सी आवाज़ में उसकी माँ बोलती है, जल्दी करो, अब ठीक है। और तब तक जो सोनल थी वो पहले तो गई थी माया के कमरे में, बाहर गई थी, दरवाजे पे नॉक नॉक कर रही थी पर कोई रिस्पॉन्स नहीं आई। तो ये लोग इस साइड पे थे, उसे पता भी नहीं थी। ढूंढते ढूंढते आखिर वो इस जगह पे आ ही चुके थे। लेकिन जैसे वो बाहर खड़ी होती है, अंदर की माहौल देख के तो मानो वो शौक, जोरदार झटकी तो उसे लगती ही है। वो आंखें फाड़ फाड़ के बस अंदर की माहौल को देख रही थी। राधिका बस कमरे से निकलेगी तो सोनल को देखती है। वो आती है दरवाजे के साइड पर और जल्दी से बोलती कि एक काम करो, कुछ आइस क्यूब ला के दो। ओके मैम, अभी लाती हूँ। सोनल भागते हुए जाती है। राधिका वापस मुड़कर माया की साइड पे आती है। जब वो मुड़ती है तो वो दंग रह जाती है। उसकी माँ घुटनों पर बैठी हुई थी, फ्लोर पे एडजस्ट करते हुए। एक हाथ बेड पे थी और आहिस्ता से, बड़ी लाजमी से, सावधानी बरसते हुए वो माया के पैर को पकड़ती। माया ने अभी भी सॉक्स पहनी हुई थी। राधिका वो बस देखती ही रहती है। एक्चुअली माया वो शू पहनी हुई थी, कुछ ज़्यादा हील तो नहीं थी पर थी, सॉक्स के साथ वो पहनी थी कुछ। तो पहले जूता उतारती है। खुद सपना बंसल, ये सोचने में भी कितनी अजीब सी लग रही है। वो सपना बंसल जो हर वक्त हर अल्फाजों में सबकी औकात दिखाती रहती है, वो आज माया की शूज़ उतारी है। अब सॉक्स उतारने की कोशिश। वो आके खड़ी होती है और अपनी माँ की ओर देखते हुए बस इतना बोलती कि मम्मी शांत रहो। लेकिन माया की चीज़ें बहुत डिफरेंट थी। शू तो बहुत आसानी से उतर ली थी मिसेस वर्धन ने, लेकिन जैसी ही टच फील होती है ना माया को उसकी पैर में, उसकी आंखें अपने आप ही खुल जाती है। अब वो फटाक से उठ के बैठती है। वो उसके बैठती है तो उसके सामने नीचे ज़मीन पर बैठी हुई राधिका की मम्मी उसकी पैर को पकड़ी हुई थी। शायद अब सॉक्स खोलेंगी। उसकी आंखें गहरे हो जाती है। वो अपनी पैर को हटाने की कोशिश करती है। मिसेस वर्धन, आप क्या कर रही है? लिसन माया, मैं जो कर रही हूँ वो मुझे करने दो। देखिए ये मत करिए। राधिका, व्हाट आर यू डूइंग? अब वो तभी माया देखती है कि माया की जो शूज़ ओपन करे गए थे वो राधिका के पापा के हाथ में है। तो कहीं ना कहीं ये अच्छे भी नहीं लगता है ना, अगर बड़े लोग ऐसे छोटे की, मतलब इन सेंस अ रिस्पेक्ट वे। तो माया वो चीज़ शायद उसे पसंद नहीं थी या उसे अच्छी नहीं लग रही थी। वो बस ये कहती कि देखिए मिस्टर वर्धन, मेरे शूज़ साइड में रख दीजिए। और आप दोनों कर क्या रहे हैं यहाँ पे? शांत रहो, बैठी रहो। अब वो तब तक वो सॉक्स ओपन कर भी चुकी थी। माया बस चुप बैठी थी, उसके आंखें बस गहरे थे।
राधिका माया की साइड पे आती है। माया राधिका की ओर ही देखती है, वो कुछ बोलती नहीं है, बस देखती है। राधिका की आंखें नम थी, नम मतलब आंखों में आंसू भरी हुई थी। वो माया की हाथ को बड़ी कस के थामती है। उन्हें करने दीजिए। तब तक सोनल भी आइस क्यूब लेके आ चुकी थी भागते हुए, लेकिन वो बाहर रहती है क्योंकि इस कमरे में अंदर आने की परमिशन किसी को भी नहीं थी, भूल से भी नहीं। तो जैसे ही वो खड़ी रहती है, इधर राधिका देखती है और वो खुद बोलती है, सोनल अंदर आ जाओ। लेकिन फिर भी सोनल नहीं आ रही थी। राधिका समझ जाती है और वो माया की ओर देखती है, तो माया अपनी सर इशारों में ही थोड़ी सी वो समझा देती है। तभी राधिका बोलती कि आ जाओ, बात कर ली। तब सोनल आती है, वो आइस क्यूब लाती है और वो खुद भी अब बहुत ज़्यादा शॉक हो जाती है। जिस तरह से सपना बंसल वो फ्लोर पे बैठी हुई थी, माया के पैर को धीरे धीरे प्रेस कर रही थी। जैसी वो एक बॉल में कुछ आइस क्यूब ला के देती कि मैम ये, तभी वो क्या करती है, कुछ आइस क्यूब उस सॉक्स के अंदर रखती है। राधिका बस समझने की कोशिश ही कर रही थी। वो पूछती भी है कि आप क्या कर रही है, जस्ट देखते जाओ। अब वो पहनाने लगती है वही सॉक्स माया को पैर पे। माया अपनी पैर को हटाकर हाथ रख देती है। देखिए मिसेस वर्धन, माया तुम मेरी बात नहीं मानोगी, प्लीज़ मुझे ये करने दो। मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर ली है, कर चुकी हूँ, और वापस जाके उन गलतियों को मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, वो मेरी बस की बात नहीं है। लेकिन जो पछतावा मुझे हो रही है, कम से कम उसकी आड़ में मुझे कुछ करने तो दो। अगर इससे मुझे थोड़ी बेहतर लगेगी तो प्लीज़, आई रिक्वेस्ट। माया उस वक्त अपनी हाथ हटा लेती है, तभी वो सॉक्स पहनाती है। राधिका अब भी मानो नहीं समझ पा रही थी कि क्या करी जा रही है, तो दूसरे पैर में भी बिल्कुल वैसे ही करती है। सॉक्स के अंदर वो बर्फ़ डालते हुए पहना देती है और वो खुद की साड़ी की आंचल से उसकी पैर को एकदम कस के पकड़ने लगती है। तभी माया बोलती है, फिर देखिए, इट्स नॉट नेसेसरी, प्लीज़ वो मत करिए जिसकी मैं मूल्य चुका ना पाऊँ कभी। लेकिन तुम कई बार चुका भी चुकी हो, अब मैं कुछ करूं? क्योंकि मैं तुम्हारी वो मूल्य कैसे चुकाऊंगी जो तुमने मेरे लिए करी, मेरी जान बचाई मेरी बेटी की, और तुम्हारी दादी ने। माया शांत थी। राधिका बस अपनी मम्मी को देख रही थी। वो आज पहचान नहीं पा रही थी जो सामने थी उस औरत को। ये कौन है जिसके लिए अपनी गुरूर आज तो मानो कुछ है ही नहीं, मिट्टी में मिला के रख दी खुरी। वो आज उस शख्स के पैरों के बल बैठी हुई थी, उसकी पैर पकड़कर वो उसकी टेक केयर कर रहे हैं। वो ये अनबिलीवेबल चीज़ थी। सोनल भी साइड में खड़ी ये सीन देखती है। सोनल की तो मतलब हवा ही उड़ जाती है मानो। कुछ देर बाद माया के पैरों को ऐसे ही वो अपनी आंचल से धीरे धीरे रब कर रही थी, आइस के साथ ही। कुल मिला के 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा। और 15 मिनट बाद माया खुद बेड से उतरते हुए ज़मीन पर आती है। उनकी हाथ को देखती है, थोड़े से रेड हो गए थे क्योंकि आइस को बार बार वो रब कर रही थी। तो माया बड़ी प्यार से उनकी हाथों पे अपनी हाथों को फेरती है, सहलाती है, रब करती है। मिसेस वर्धन, वैसे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, पर मौका होने पर भी मैंने की नहीं। मैंने जो किया, भले ही मैं ठीक नहीं कर सकती हूँ, पर तुम मुझे माफ़ कर सकती हो ना?
क्या तुम मुझे माफ़ करोगी? इस तरह से माफ़ी मांगेगी ये तो राधिका ने भी नहीं सोची थी। देखिए, आप माफ़ी मांगिए मत, इसकी ज़रूरत नहीं है। वो अपनी हाथ जोड़ने लगती है। मुझे दुख है कि तुम अपनी पापा को मेरी वजह से खोई हो, और वो जो तुम खोई हो वो मैं कभी चाहकर भी नहीं दे सकती। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे भरपाई करूं, क्या करूं। फिलहाल तो बस मुझे माफ़ कर दो। तुम्हें जलील की तुम्हारी दादी को वो सब सारी चीज़, देखिए वो हाथ थाम लेती है, इसकी ज़रूरत नहीं है, कभी भी ज़रूरत नहीं है इसकी। आप कुछ भी कर सकती हैं, डांट सकती है, सुना सकते हैं, आपको हक है। और माया मिसेस वर्धन की हाथ को थामते हुए उनको खड़ी करती है। दोबारा आप ऐसे हरकतें कभी मत करिएगा, प्लीज़, इट्स रिक्वेस्ट। आपके ये करने से मुझे अच्छी नहीं लगेगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि जिस शख्स की मैं इतनी रिस्पेक्ट करती हूँ वो मेरी आगे झुके, कभी नहीं। मिसेस वर्धन की आंखों में आंसू भरे हुए थे। वो अपनी बाहों को खोलती है। राधिका दंग रह जाती है। माया समझ जाती है। माया उस वक्त थोड़ी देर के लिए बस शांत खड़ी थी। उसकी आंखों में वही नमीपन आ चुकी थी, बट आंसू नहीं। वो उनकी ओर देखती है और बस एक कदम आगे बढ़ाती है, और राधिका की मम्मी माया को हक करती है। हक करते हुए बस उसकी सर को वो सहला रहे थे, और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। और बार बार बस वो एक ही बात दोहरा रही थी, आई एम सॉरी बेटा फॉर एवरीथिंग। जो बचपन में मैंने तुमसे वादा की थी कि जब भी तुम अपनी ड्रीमी आंटी को पुकारोगी हमेशा अपनी करीब पाओगी। आई एम सॉरी कि मैं वो तमाम किए हुए वादा पूरा नहीं कर पाई। आई एम सॉरी कि तुम्हारी आवाज़ मैं सुन नहीं पाई। आई एम सॉरी कि तुम्हारी दादी को मैं हमेशा गलत ही समझती आई अब तक। आई एम सॉरी मेरे सामने सारे सच होने के बावजूद भी मैं देख नहीं पाई। आई एम सॉरी कि बस, और कुछ नहीं बोलिए आप, सब ठीक है। फिर भी तुम्हें समझ नहीं पाई। मेरा मन हमेशा यही कहते रहे कि तुम वो माया हो जो तुम्हारे अंदर में बचपन से देखी थी। पता नहीं गुस्से के आड़ में क्या क्या सोच बैठी, और बेटी की फिक्र में थोड़ी और पागल हो गई थी। क्या ना, इसे भी बहुत प्यार करती हूँ, बहुत। मेरे पास बस वो कीमती तोहफा में से बस यही एक बहुत कीमती तोहफा है जो ऊपर वाले से मुझे मिली है। घर से निकलने के बाद बहुत सारी चीज़ फेस करी। हाँ, कुछ चीज़ें बहुत आसान थी, लेकिन जब ये आई मेरे पास तो मुझे समझ आई कि ज़िंदगी क्या है असल में। अपनी गलतियाँ समझ आई कि मैं क्या हूँ। मुझे खुद से डर लगने लगी कि मैं अपनी बेटी की ज़िंदगी ख़राब ना कर दूँ। अगर वो मेरी जैसी बन जाएगी ना तो उसकी ज़िंदगी भी कहीं ना कहीं मेरी जैसी ही होगी। हमेशा वो डर मैं खुद से ही डरती थी। इसीलिए हमेशा कोशिश करती थी कि ये बस अपनी पापा के करीब रहे, उनकी सुने, उनको फॉलो करे, फिर चाहे थोड़ी हद तक मुझे दूर ही क्यों ना रहने पड़े। मैंने वही करी, लेकिन वो भी मेरी गलती थी, सबसे बड़ी गलती।
मैं अपनी सोच के आड़ में अपनी बेटी को खुद से इतना दूर कर बैठी कि वो मुझसे बहुत दूर हो गई। राधिका की आंखों में आंसू थी। मुझे पता थी, बचपन में वो रो कर आती थी। झगड़ते कभी कभी कोई दिक्कत हो जाते थे, वो बस रोते हुए सबसे पहले मेरे पास आती थी। उसकी नज़रें मुझे ये कहते थे कि माँ आज ये हुई, पता है उसने क्या किया। लेकिन मैं उसके पास नहीं जाती थी। उसको मेरी ज़रूरत होती थी, पर मेरे खुद के नेचर मुझे उसके करीब जाने से रोकते थे। नहीं जाती थी। और शायद तभी राधिका इतनी ज़ोर से रो पड़ती, फुटक फुटक के, कि माया उसके एक हाथ को पकड़ती हुई खींचती है इस साइड पे। थोड़ी सी करीब आती है राधिका। माया उसे अपनी ही करीब करते हुए उसकी माँ के करीब लाती है। अब वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। राधिका की मम्मी राधिका को कस के गले लगा लेती है। राधिका उस वक्त बहुत इमोशनल थी। अब वो रोते रोते बोलती कि पर फिर भी मैंने आपको कभी नफरत नहीं की। पता है, मैं हमेशा बस यही चाहती थी कि आप मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मेरे सर पे अपनी हाथ सहलाओ कि बेटा आज क्या हुआ है, क्यों परेशान हो। पर कभी मैं आपकी वो साइड मिली ही नहीं, मुझे देखी ही नहीं। लेकिन फिर भी प्रयास करती रही कि कभी ना कभी तो माँ मेरे पास आएंगी। वो हर चीज़ जो मुझे नहीं पसंद थी करना, फिर भी करती थी, क्योंकि आप कहते थे, आप, क्योंकि मुझे लगी कि आपके हिसाब से करूँगी तो आप मुझे प्यार करोगी। मुझे माफ़ कर दे बेटा, आई एम रियली सॉरी, रियली सॉरी। फिर वो माया को भी हक करती है। राधिका के पापा के आंखों में आंसू छलक रहे थे। तभी राधिका जो है वो अपनी पापा को देखती है, जो अब भी माया की जूते को पकड़े हुए खड़े थे। तभी राधिका बोलती है, आप क्या ऐसे खड़े हो, जूतों को साइड में रखो और इधर आओ। माया तब थोड़ी सी हट जाती है पीछे। और फिर राधिका की मम्मी पापा, राधिका ये तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। राधिका अपने पापा को सॉरी कहती है। हमेशा वो फ्रस्ट्रेशन में अपने पापा को ही सुनाई है ज़्यादातर बातें। उसकी मम्मी के लिए भी कितनी भला बुरी कही है वो, अब वो बस शांति से सुन लेते थे और अपना ही चीज़ें समझाते थे। जो राधिका को चीज़ें थी वो राधिका के हिसाब से ही समझाते थे। राधिका के पापा एक क्षण के लिए माया की ओर देखते हैं। वो माया के पास जाते हैं, उसके सामने खड़े होकर बोलते हैं कि मुझे पता है कि एक ही दिन में सब कुछ ठीक नहीं कर सकता है, पर मैं तुम्हें अपनी बेटी जैसी ही मानता हूँ। मेरे लिए राधिका और तुम में ज़्यादा अंतर नहीं है। शायद पहले दिन ही मैंने तुम्हें बेटा कहा था। तो क्या मैं तुम्हें हक कर सकता हूँ? माया थोड़ी सी चुप थी। राधिका और राधिका की मम्मी यहाँ देख ही रहे थे। सोनल तब तक जा चुकी थी यहाँ से। तभी माया बस सर हिलाती है। ये जो मोमेंट थी ना, राधिका के पापा माया को हक करते हैं, बहुत ही प्रीचियस मोमेंट थी। शायद ये वो सुनहरा पल में से एक है जो माया ने भी नहीं सोची कभी अब तक। तो देखते देखते आधे घंटे से ज़्यादा हो चुके थे वक्त। डॉक्टर भी आ चुके थे। वो आके चेकअप करने लगते हैं। राधिका की मम्मी पापा जो अलग साइड में खड़े थे, वो पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम हुई इनको। राधिका बोल पड़ती है, सुबह से बहुत तेज़ बुखार है, 2 बार मेडिसिन भी ले चुकी हैं ये, पर फिर भी बुखार कम नहीं हो रहा है और अब सिरदर्द भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। जैसे डॉक्टर चेकअप कर लेते हैं, बोलती कि पर इनको बुखार है नहीं अभी। राधिका थोड़ी चौंक जाती है और बोलती कि थे कुछ देर पहले
पूरे शरीर थोड़े लाल से हो गए थे, पर तभी उसे याद आते, अभी वो जो उसकी मम्मी ने करी थी वो चीज़ वो सोचते हुए अपनी माँ की ओर देखती है। तो डॉक्टर बोलते हैं कि पर फिलहाल नहीं है, फिर भी अगर फिर आए या सिर दर्द ज़्यादा हो तो मैं मेडिसिन लिख के देता हूँ, ये दे दीजिएगा। तो वो लिख के देते हैं प्रिस्क्रिप्शन बना के, और उसके बाद वो चले जाते हैं। तभी राधिका, जैसे डॉक्टर चले जाते हैं, राधिका अपनी माँ से पूछती है कि मम्मी ये कैसे किया आपने। तभी उसकी मम्मी बोलती है वो बहुत छोटी थी जब मैं मधुबाला जी के पिए थी तब, तो एक बार उसे बहुत फीवर आ गई थी। मधुबाला जी उस दिन ऑफिस नहीं गई थी, तो मैं कुछ काम से घर गई थी, काम के सिलसिले में। वहाँ पर ही मीटिंग तय करे गए थे, तो मैंने उनको देखी थी कि इस तरह से करते हुए। पूछी भी थी कि क्या कर रहे हैं आप, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो माया को बुखार वगैरह ज़्यादा नहीं आता है, और अगर अचानक कभी तेज़ बुखार आ गए तो ये पैरों में बर्फ़ के छेद लगाने से उसे तुरंत रिलीफ मिल जाती है, बुखार उतर जाती है। राधिका शांत थी। माया मिसेस वर्धन की ओर देख रही थी एकटक, और तब तक लगभग बोल सकते हैं रात के 8 बज रहे थे। गए भी तो थे ये लोग शाम के वक्त पे, तो ये लोग उस जगह पे बैठे हुए थे, कुछ देर बातचीत कर रहे थे। राधिका बहुत खुश थी, फाइनली उसकी और माया के रिश्ते को उसकी माँ बस मान जाए, बस यही तो चाहती थी। लेकिन अब उसे इससे ज़्यादा मिलती है। जिस तरह से उसके पापा मम्मी माया को अपनाई है ना, इस चीज़ से उसे बहुत खुशी मिलती है, ये सोचकर कि शायद अब माया को वो प्यार मिलेंगे जो वो डिज़र्व करती है, जो उसे कभी नहीं मिल पाई। और यही सोचते हुए वो बहुत खुश थी। वो अपने पापा के साइड में बैठी हुई थी। तभी माया के मोबाइल पे एक कॉल आने लगते हैं, तो वो बस इतनी बोलती कि एक्सक्यूज़ मी, वो कॉल, हाँ हाँ उठा लो। माया वो कॉल रिसीव करते हुए थोड़ी सी साइड में जाके बात करती है। राधिका के पापा राधिका की ओर देखते हैं। वो अपनी पापा की हाथ को पकड़ी हुई थी, तो उसके दूसरे साइड पे उसकी मम्मी। फिर वो अपनी दूसरी हाथ से अपनी मम्मी के हाथ को पकड़ती है। मम्मी, पापा, मुझे कुछ कहनी है। बोलो। पापा, जितना प्यार आपने मुझे दिया बहुत है, और अगर आगे आप ना भी देंगे तब भी चलेंगे। मैं चाहती हूँ कि अब माया को पेरेंट्स का प्यार मिले जैसे मुझे मिली थी। और मम्मी ठीक है, अब अगर आप ना भी देंगी तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे वो चीज़ कभी नहीं मिल पाई। वो तो बेटा मैं जानती हूँ, फिक्र मत करो। उसकी मम्मी पापा दोनों ही राधिका को साइड साइड से हक करते हैं। इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकता है किसी के लिए। अगर किसी के नसीब में ये होना, तो बस उससे और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है ज़िंदगी में। ये मोमेंट काफ़ी है, कह सकते हैं। उसके बाद डिनर के इंतज़ाम करे जाते हैं। माया, राधिका, उसकी मम्मी पापा, ये सारे एक साथ बैठ के डिनर कर रहे थे। भला ये किसी ने कभी सोचे भी थे? तभी जो राधिका के मम्मी के मोबाइल पे उसके नाना जी का कॉल आता है, वो रिसीव करती है। तो उसके नाना जी बोल पड़ते हैं, सपना कहाँ पे हो? तो वो बोल पड़ती है कि पापा वो मधुबाला पैलेस। अब तक क्या कर रहे हो तुम वहाँ पे? पापा, हाँ, हम आके बात करेंगे। वो शायद कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कहते नहीं हैं। वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देते हैं। वैसे हमेशा इस खाने के टेबल पे बस 2 लोग ही हुआ करते थे। कभी कभार अक्षु के दोस्त आ जाते थे, अक्षु, देविका, या कभी कभार ज़ारा।
या सोनल, लेकिन आज एक परिवार बैठे हुए थे मानो। इट इज़ रियली प्रीचियस मोमेंट। अब बढ़ते हैं दूसरे एंगल में। वैसे देविका सबको लेकर निकल तो पड़ी थी। सबसे पहले घर जो इकबाल और ज़ारा के आते हैं, उन लोगों को ड्रॉप करते हुए वो थोड़ी देर और ड्राइव कर रही थी। ड्राइव करते करते मानो कि रास्ते ख़त्म ही नहीं हो रहे हो। अक्षु बहुत बोर हो रही थी। बोर होते होते वो एक दो दफ़ा म्यूज़िक भी ऑन कर चुकी थी, इतनी लाउडली कि देविका बंद कर देती है। क्या चाह रही हो? इतनी लाउड सॉन्ग कौन सुनते हैं? मैं, क्योंकि आप इतनी सन्नाटे वाले वाइब्स दे रही है ना मुझे, मैं खराटे लेके सो जाऊंगी यहाँ पे। ओ गॉड, तो ठीक है ना, सो जाओ, तुम्हें मैं नहीं रोक रही हूँ, पर नहीं सो सकती ना, आपका भरोसा नहीं है। दिलफेक आशिक की तरह आप पता नहीं कहाँ जाके गाड़ी ठोक दो। वैसे आवारा तो बनी फिरती ही रहती है आप। आर यू सीरियस अक्षु? मतलब तुम वो एक चीज़ पकड़ के रखी हो और उस चीज़ से मुझे चिढ़ा भी रही हो। आई हैव ए क्रश ऑन हर, वो भी बहुत पहले। एंड फॉर गॉड सेक मुझे इस नाम से मत बुलाया करो। ना मैं दिलफेक आशिक हूँ, ना ही आवारा, ना ही मेरी दिल टूटी है, बस क्रश थी। तो भी अक्षु हंसते बोलती कि हाँ क्रश थी, जिसके लिए आप इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ गए। समझ रही हूँ मैं। तभी देविका एकदम से ब्रेक लगाती है। व्हाट डू यू वांट? क्या चाहती हो तुम? अरे क्या है ये? ठीक है तुम थोड़ी बहुत मस्ती मजाक करते हो, आई टोटली अंडरस्टैंड। हाँ ठीक है, मुझे भी अच्छी लगती है, ऐसे बचपना रखनी चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं अक्षु। कभी कभी सिचुएशन थोड़े सीरियस सा हो जाता है, तो एटलीस्ट हम वो सिचुएशन को समझते हुए थोड़े शांत रह सकते हैं ना। अक्षु बोलती कि रहिए आप, मेरी लाइफ है, मेरी लाइफ की मेरी रूल है, मैं जो जैसा चाहूँगी वैसा करूँगी। मुझे थोड़ी ना आपकी थॉट के अनुसार चलनी होगी। आई हैव माई ओनली थॉट्स। ठीक है, जो तुम्हें करना है तुम करो, लेकिन आइंदा से मुझे इन सारी नामों से मत बुलाना। ओके मिस दिलफेक आशिक। तभी देविका जो घूर के देखती है ना, अक्षु मुझे गुस्सा मत दिलाओ। अच्छा क्यों? अगर वो आपकी क्रशी थी, वो भी एक समय पहले, मतलब पता नहीं किस समय पहले, कितने वर्षों पहले आपकी वो क्रश थी, तो क्रशी थी ना, तो अगर मैं छेड़ूं भी तो आपको गुस्सा भी तो आनी नहीं चाहिए। गुस्सा काहे हो रहे हो आप? चिल ना, क्रशी थी, कौन सा आप हम दिल दे चुके सनम वाले सिचुएशन में थे, है ना? तो चिल करिए, ऐसे गुस्सा मत होया करिए। देविका बस अक्षु को घूरते हुए देखती है। तभी अक्षु बोलती है कि अच्छा ठीक है, मैं कैसे मानूं? आप मेरे पास आई, मैं नहीं गई थी आपके पास, आप खुद चलते हुए मेरे पास आई, आपने खुद बोली कि चलो हम डांस करते हैं, तुम्हें डांस पढ़ना चाहिए तो आई कैन हेल्प। तो फिर क्या हुआ? जैसे ही उनको देखी आप तो पूरा खो ही गए थे। मतलब मैं आपका आवाज़ भी लगाई थी, आपने सुनी तक नहीं है। नाउ आई गॉट इट अक्षु, तो ये बात है, तभी तुम मुझे इतना सुना रही हो। अक्षु बोलती कि और नहीं तो क्या, मैं खुद थोड़ी ना गई थी आपके पास, आप ही आई थी, और जब आई है तो ऐसे बिना कैसे डांस करे आप जा सकती है? इसके बाद देविका अपनी ही सर पे हाथ मारती होती कि मैं ही बेवकूफ़ थी। आई वॉज शॉक, मुझे नहीं पता थी कि वो वहाँ पे हो सकती है। अचानक उसे देखते हुए मैं थोड़ी सी शॉक हो गई थी। वो उस वक्त माइंड ब्लैंक हो गई थी। मैं बस सोच रही थी कि वो यहाँ पे क्या कर रही है, और पूछना चाह रही थी कि वो क्या कर रही है इस जगह पे। दैट्स इट। आई कैन अंडरस्टैंड। नो यू डोंट। और प्लीज़ इस बात को लेकर इतना मुझे परेशान मत किया करो। अच्छा चलिए ठीक है, अच्छा मैं सॉरी बोलती हूँ, ठीक है, मैं बस आपको थोड़ी सी छेड़ रही थी। इतनी फ्रस्ट्रेशन में आ जाएंगे आप, वो नहीं पता थी। आई एम सॉरी। क्या तुम सच में सॉरी फील कर भी रही हो? तभी अक्षु इतनी ज़ोर से हंसते बोलती कि अरे यार आप तो पकड़ लिए। टू बी ऑनेस्ट ना, मैं सच में सॉरी फील नहीं कर रही हूँ। देविका बोलती कि
आई जस्ट गॉट इट, मुझे पता ही है, खैर चलता है। वो थोड़ी और आगे जाती है। देविका ड्राइव तो कर रही थी, हाँ ठीक है, उसकी मूड भी ठीक हो गई थी, वो सैड जोन से वो बाहर हो चुकी थी। फिर अक्षु सॉन्ग लगाती है, थोड़ी सी लो ही थी, फिर देविका वो वॉल्यूम बढ़ाने लगती है। तभी अक्षु बोलती, अरे क्या कर रही है आप, सिर दुख रही होगी, फिर दिमाग घूमने लगेगी। शट अप, ओके ठीक है, मान गई मैं। अक्षु हंसती है। सी, यही तो है, क्या मतलब हमेशा वो सीरियस वाली वाइब्स लेके घूमना। तुम्हारी तरह पागल भी नहीं होनी है मुझे। अरे कभी बन के तो देखिए, ज़िंदगी को देखने की नज़रिया ही बदल जाएगी आपकी। नहीं, रहने दो रहने दो, तुम्हारी ये पागलपन तुम्हें ही मुबारक। नाउ आई एम वेरी कंसर्न अबाउट दैट पर्सन जो तुम्हें झेल सकते हैं। गॉड ब्लेस हिम। तभी अक्षु हंसते बोलती कि वो तो मैं भी कहती हूँ भगवान को, बस भगवान जो मेरे ज़िंदगी में आएगा ना, बस उसको मुझे झेलने की शक्ति दे देना, बस और कुछ नहीं चाहिए। बस कुछ भी हो, वो मुझे कभी छोड़ के ना जाए। तभी देविका हंसते, बस इतनी सी बात, और कुछ नहीं चाहिए? मतलब क्या होनी चाहिए क्या नहीं? नहीं, अगर वो मुझे झेल सकता है ना, इसका मतलब वही है कि उसमें वो सारी क्वालिटीज़ है जो मुझे चाहिए। क्योंकि मुझे झेलना एक बहुत बड़ी बात है। देविका बोलती है, वैसे इट्स अ पॉइंट है ना। आई नो मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बस मुझे घमंड नहीं है इस बात की। वाह सही है। और ये दोनों बात करते करते जाते हैं। तभी अक्षु देखती है एक छोटा सा ढाबा, अभी बस ज़ारा के घर से अक्षु के घर की लगभग 10 किलोमीटर दूर पे थी। तो ये लोग बीच में ही थे, तो वहाँ पे एक छोटा सा ओपन एरिया थी, वहाँ पे एक ढाबा देखती है वो, और वो माहौल भी बहुत अच्छी थी। तभी अक्षु बोलती कि वैसे अगर आपको लेट ना हो तो एक एक चाय पी सकते हैं क्या? देविका तो फटाक से ब्रेक लगाती है। एक्चुअली मैं भी यही चाह रही थी, थोड़ी सी अगर चाय पी लूँगी तो शायद दिमाग पूरी तरह से फ्रेश हो जाए। तो फिर सोचना ही क्या, पहले रोक लेते कार को, कितने ढाबे पीछे छोड़ गए। पर मैं इसी में आना चाहती थी बिकॉज इसके चाय अच्छे हैं। वाह, बोली तो मैं हूँ, एक ही बात है, चलो उतरते हैं। इसके बाद ये दोनों उतरते हैं। उतरते हुए ये दोनों जाते हैं, वहाँ पे कुछ लोग और बैठे थे, साइड में जाके ये लोग बैठते हैं और इन दोनों को चाय दिए जाते हैं। अब ढाबा तो ढाबा ही जैसा होंगे, ये लोग चाय की वो कप पकड़ते हुए बस चाय पीते और दूसरी तरफ देख रहे थे। अक्षु बोलती कि हाय, इससे ज़्यादा सुकून के पल और क्या हो सकती है। आई मिस राधिका सो मच। एक कॉल कर लूँ क्या उससे मैं, उसके बिना चाय पीने में अच्छी नहीं लग रही है। तभी देविका बोलती कि आर यू सीरियस, मतलब वहाँ इतनी गंभीर सिचुएशन है और तुम उससे अभी कॉल करने की सोच रही हो? एक्चुअली सोच नहीं रही, मैं तो कर भी चुकी हूँ, ये देखो। एंड सीरियसली वो कर भी चुकी थी कॉल, वो भी वीडियो कॉल। राधिका फटाक से वो फ़ोन रिसीव करती है और उस वक्त तो उसकी मम्मी पापा ये लोग सभी हॉल पे बैठे हुए थे डिनर करने के बाद कुछ देर के लिए। जैसी वीडियो कॉल रिसीव करती है उस वक्त अक्षु की ये थी कि थोड़ी लालच दिखाएगी कि देख मैं इस ढाबे पे हूँ, क्योंकि राधिका को ये सारे मोमेंट बहुत अच्छे लगते हैं। जब ये लोग कॉलेज लाइफ में थे तो ऐसे पता नहीं कितने मंजर थे ये लोग ऐसे गुजारे थे। अक्षु, ज़ारा, इकबाल, राधिका सभी मिलके जाते थे, ऐसे यूं ही चले जाते थे। कभी कभार वो स्टूडियो से आते ही ये लोग चाय पीने के लिए चले जाते थे। तो बस इसी का लालच वो देना चाह रही थी। अपनी होठ में वो चाय की कप को रखते हुए सिप बस लेगी, ऐसी जैसी राधिका के चेहरे देखेगी तो वो सिप लेगी, वैसी ही थी वो, बिल्कुल वैसी ही पोजीशन में। लेकिन जैसी ही वो वीडियो ऑन होती है, राधिका के साथ जो शक्लों को देखती है ना, इधर अक्षु की मानो की ओशी उड़ जाती है, बेचारी की होठ जल जाती है, उसकी हाथ से वो चाय ही गिर जाती है, उसकी आंखें इतनी बड़ी सी हो जाती है। तभी देविका बोलती कि अरे क्या हुआ? आओ, वो मेरे होठ जल गए। तुम पागल हो क्या? होठ कैसे जला ली हो तुमने? अरे बस होठ ही नहीं, टंग भी जल गई। मैं मत, पता नहीं मुझे हेलुसिनेशन हो रही है क्या? व्हाट?
कि क्या मतलब है इसका? शायद मैं कुछ सोच रही हूँ और मैं जो सोच रही हूँ वो मैं देख रही हूँ, या पता नहीं, मुझे पता नहीं मैं इतना कैसे, क्या ये क्या बोल रही हो अक्षु? तुमने अपनी हुड जला ली, कब फेंक दिया? फेंकी नहीं, वो तो गिर गई। और अक्षु ने साथ साथ मोबाइल भी नीचे कर ली थी। क्या है, क्या देख लिया फ़ोन में तुम? अब वो जो देखी वो सच है या पता नहीं, समझ नहीं आ रही है। फ़ोन दो अपना। तो वो फ़ोन लेती है। राधिका तो पूछ ही रही थी, अक्षु हेलो, अरे क्या हुआ? हेलो अक्षु, सुन रही है? तभी देविका फ़ोन को अपनी तरफ करते हुए थी कि भाभी जी, क्योंकि उसकी भी बोलती बंद हो गई थी। उसके पास में मम्मी पापा बैठी हुई थी। राधिका के पापा के साइड पे माया बैठी हुई थी और वो फ़ोन में कुछ कर रही थी और वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। उसकी भी आंखें फटी की फटी रह जाती है। तभी राधिका बोलती कि क्या हो गई है? और देविका जी आप लोग कहाँ पर है? और अक्षु वो कुछ बोल रही थी क्या? तभी अक्षु वो फ़ोन लेती है। अक्षु क्या करती है, फटाक से देविका की हाथ पे थोड़ी सी चिमटी काट देती है। देविका एकदम से बोल पड़ती कि आउच, पागल क्या कर दिया तुमने? अब वो मैं देख रही थी कि हम हकीकत में है कि कहा। आर यू सीरियस? तो तुम्हें खुद को चिमटी काटनी होती, तुमने मेरी क्यों? हाँ तो एक ही बात है ना, अब हम दो हैं यहाँ पे। आपकी चीख से समझ आ जाएगी ना कि हम हकीकत में ही हैं। यू आर जस्ट टू मच। वैसे राधु, ये जो माहौल है ये यहाँ तक कैसे आई? बहुत बड़ी कहानी है। ओ माय गॉड, मैं अपनी आंखों में विश्वास नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मैं जो देख रही हूँ वो सच है? पागल, ऑब्वियसली सच है। और कहाँ पर है तू? और तू क्या दिखा रही थी पहले? पता नहीं देखने से पहले क्या हो गई एकदम से। तभी देविका बोलती, देखने से पहले मैडम ने अपनी टंग और होठ दोनों जला लिए। एक्चुअली हम चाय पीने के लिए थोड़ी देर के रुके थे यहाँ पे। ये देखो चाय। अरे अक्षु, हाँ तो यार ऐसे झटके देगी तो मतलब यार मैं क्या सोच के कॉल करी थी और क्या हो गई? यार ऐसे थोड़ी ना करने होते हैं। मतलब इतने बड़े झटके देने के बाद ये एक्सट्रीम लेवल की हो गई है। मुझे आज रात नींद नहीं आएगी। ए राधु, बोलना क्या हुआ? तू ना बेटा घर पहुंच पहले, फिर बताएंगे क्या हुआ। मम्मी पापा थोड़ी देर में निकलेंगे, पहले उन लोगों को बाय कहते हैं, फिर बाद में बात करूँगी। ध्यान से जाना, ठीक है? चल ठीक है, लेकिन यार मेरी नींद बर्बाद हो जाएगी यार। हाँ हाँ जानती हूँ। तभी राधिका कॉल कट कर देती है। अक्षु देविका को देखने लगती है, देविका अक्षु को। अक्षु बोलती कि मेरी चाय। सोची थी कि उसको लालच दूंगी, पर यहाँ तो मेरी ही चाय वेस्ट हो गई, ऊपर से टंग और होठ जला लिए। वाह। तभी देविका बोलती कि एक और चाय। अरे फिर वक्त लग जाएगी एक और चाय बनाने में। एक तो ये अंकल जी इतना लेट करते हैं। मुझे आपकी चाय के कप से थोड़ी चाय मिल सकती है? देविका आंखें फाड़ के देखने लगती है। आर यू श्योर तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है? अरे इसमें क्या ही प्रॉब्लम है, दीजिए। अब वो एक सिप लेती है, एक सिप के बाद दो सिप। एक्चुअली वो परेशान थी, वो सोच रही थी कि ऐसे कैसे हो गया। और वो एक सिप दो सिप लेते लेते पूरी चाय ख़त्म कर देती है और उसके बाद बोलती कि ये लीजिए। आई थिंक तुमने शेयरिंग की बात करी थी। हाँ तो, पर तुमने तो पूरा ही ले लिया। अच्छा वो ना, हाँ समझ सकती हूँ। अक्षु शायद हमें अब घर जानी चाहिए। हाँ मुझे जाननी भी है कि ऐसे अचानक से वक्त और माहौल दोनों बदल कैसे गए। हाँ वरना खाना हजम नहीं होगी ना तुम्हारी। हाँ और रात की नींद भी, वो भी तो नहीं आएगी। देविका को हंसी आने लगती है। वो हंसते हुए बोलती कि पागल हो तुम भी। और ये लोग वहाँ से जाने लगती है। और उसके बाद देविका जो है वो अक्षु को उसके घर के बाहर तक छोड़ती है। और जैसे ही वो निकल जाएगी बाय बोल के, वो कार को रोकती है और फिर एक हॉर्न बजाती है। अक्षु बोलती है कि क्या? अच्छे से सुन लेना भाभी से, आधे अधूरी नहीं। हाँ ठीक है। ऐसे ना आप मेरी मजाक नहीं उड़ा सकती है मिस देविका राय। मैं कहाँ उड़ा रही हूँ।
उसके लिए तुम काफ़ी हो। और यही बोलते हुए वो वहाँ से एकदम से खा स्टार्ट करके चली जाती है। अक्षय अपनों पैर पटकते होती कि बढ़िया ही आवारा आशिक कहेगी, यही बोलते हुए घर में चली जाती है। तो आज कहानी यहीं पे समाप्त करते हैं। अब आगे जानेंगे कि कहानी में क्या क्या होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, ढेर सारा प्यार बांटिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। लव यू ऑल गाइस, सी यू सून। बहुत जल्द फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, टाटा, बाय बाय।